हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर का नोट्स तैयार करवाया था। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी आपका सेकेंड चैप्टर वर्ड विचार, उसका नोट्स आपको बनाना है। वर्ड विचार में जैसा कि शब्द है, पहला ही शब्द है आपका वर्ड। तो इस लेसन में पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको वर्ड के बारे में जानकारी दी गई थी और ये चैप्टर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके नोट्स आपको कैसे तैयार करने हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला है आपका वर्ड शब्द, ये है वर्ड। तो पहले आपको जानना वर्ड क्या है। तो वर्ड भाषा की वह छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, जिसको अलग नहीं करने में उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। तो आपका डिफिनीशन क्या होगा, वर्ड क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका कोई खंड न किया जा सके, वर्ड कहलाती है। अब आप अगला आपका आता है स्टेप, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के निश्चित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों का हम क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, जैसे क अ आ ई उ पहले स्वर लिखते हैं, फिर क ख ग घ अंग, ये व्यंजन वर्णों को फिर हम अंकित करते हैं। तो ये जब पूरा क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है एक निश्चित रूप में, किसी भी भाषा की वर्णमाला तो हो जाती है वो। जैसे ABCD आप लिखते हैं तो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है। उसी प्रकार हिंदी की वर्णमाला क्या है? जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, पहला स्थान किसका है, दूसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पे क्या है, तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का डिफिनीशन आपका ये हो गया, वर्णों के निश्चित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। तो ये आपके स्वर का डिफिनीशन हो गया। स्वर किसे कहते हैं आपसे पूछा जाए तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की, किसी और अन्य स्वर या अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन की स्वरों की संख्या कितनी है। आपसे कोई भी पूछता है कि वास्तव में स्वर कितने हैं। वैसे तो कुल स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 13 होता है स्वर, लेकिन क्योंकि उसमें अयोगवाह भी जुड़ जाते हैं, अंग और लेकिन मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? अ आ ई उ री ए ओ औ। तो ये कितनी संख्या हो गई? 11। तो आपसे अगर कोई पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको मूल रूप यही है, स्वरों की संख्या मूल रूप से 11 होती है। और अगर इसमें आप अंग जोड़ देते हैं तो ये 13 हो जाती है। तो अंग को नहीं जोड़ा जब कुल स्वर पूछे जाते हैं तब आपको 13 बताना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप हमेशा 11 ही बताएंगे। अब है कि आपका अगला क्वेश्चन है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या 33, यहाँ पे 33 होती है। इसके अलावा ड ढ को अतिरिक्त व्यंजन या विशेष व्यंजन माना जाता है। ये भी मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय एक्सप्लेन किया था। ड़ और ढ ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन या विशेष व्यंजन में आते हैं। अनुस्वार, अनुशासिक और विसर्ग ये आपके अयोगवाह होते हैं। इनको अयोगवाह भी कहा जाता है और अलग अलग इनके नाम क्या है? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुनासिक क्या होता है? चंद्राकार बिंदु। और अनुस्वार क्या होता है? सिर्फ बिंदु होता है जो। और विसर्ग में सामने ह का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है और ये किसी भी व्यंजन वर्ण के आगे 2 बिंदु के रूप में अंकित किया जाता है। इन्हीं को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में को जब हम अंकित करते हैं, आप क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, तो अयोगवाह का हम कहाँ स्थान रखते हैं? इनका स्थान व्यंजन से पहले और स्वर के बाद होता है। हमेशा इनका जब भी हम लिखेंगे इनको तो स्वर के बाद और व्यंजन वर्णों के पहले इनको अंकित किया जाता है। अब है आपका व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं बिना स्वर की सहायता से। मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय बताया था, जैसे हम बोलेंगे क, तो क के साथ अ का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। तो ये स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। अब आपको जानना है कि स्वर के भेद कितने हैं।
तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हर्ष स्वर किसे कहते हैं पहले ये देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष या मूल स्वर कहते हैं। ये इनका क्या है? 4 वर्ण है ये, अ, ई, उ और री। ये 4 आपके हर्ष स्वर हो गए। फिर दूसरा नंबर पे क्या आता है स्वरों के भेद में? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या आपकी कितनी है? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए आपके 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों होते हैं। और ये तीनों पहला वर्ण नहीं होता, जैसे अ के हर्ष में आता है, आ दीर्घ में आता है, ई हर्ष में आता है, बड़ी ई दीर्घ में आता है, उ हर्ष में आता है और बड़ा उ दीर्घ में आता है। और ये 4 आपके हैं, तो ये 7 वर्ण हो गए आपके। इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे इसका उदाहरण है ओम। ओम का जब उच्चारण आप करते हैं तो ओ को थोड़ा लंबा खींचते हैं। हर्ष स्वर की जैसे ओ बोलेंगे या अ बोलेंगे, उससे 3 गुना समय, ऐसे 3 गुना समय आपको ओम का उच्चारण में लगता है, तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। या किसी को जैसे पुकारने से आप बुला रहे राम, तो ये प्लुत स्वर हो गया। अब आ गए आपकी मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? ये स्वरों का रूप है एक मात्रा। स्वर को हम जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ मिलाकर बोलते हैं तो उसको मात्रा रूप में अंकित करते हैं। हम डायरेक्ट स्वर नहीं लिखते हैं। जैसे हमको आ राम लिखना है तो हम र के बाद आ न लिख करके एक डंडी के रूप में या एक पाए के रूप में उसको अंकित करते हैं, तो ये आ का मात्रा रूप हो जाता है। अब मात्रा का डिफिनीशन आपको क्या लिखना है? व्यंजनों के साथ जब स्वरों का योग किया जाता है तो स्वरों के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब ये मात्रा हो गई आपकी। यहाँ आपका स्वर कंप्लीट होता है। अब आपको क्या पढ़ना है? व्यंजन। व्यंजन में पहले तो व्यंजन की डिफिनीशन आपने देख ली। स्वर में ही व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतः नहीं हो सकता है बिना स्वर की सहायता से। अब आपको क्या पढ़ना है? व्यंजन के भेद। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कहीं भी आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप सीधे सीधे बताएंगे 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। दूसरा है, अब ये 25 कौन कौन से हैं? क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क से अर्थात क से म तक, क ख ग च छ झ ट ठ ढ़ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यहाँ तक आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर से निकलने वाला श्वास वायु मुख के भीतरी भाग ताल, मूर्धा, दांत आदि का स्पर्श करता है। मैंने एक्सप्लेन पूरी तरह से आपको किया था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख के अंदर के भागों से ये वर्ण स्पर्श करते हुए निकलते हैं। वायु जो निकलती है वो मुख के अंदर के अंगों को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य में स्थित, अर्थात ऊपर लिखे वर्णों का स्वर और व्यंजन दोनों का मध्यवर्ती माना जाता है इन्हें। जैसे ऊपर से जो क से म तक के वर्ण है और जो स्वर होते हैं उनके मध्यवर्ती, ये जैसे आपको आ से संबंधित मिलेगा, र जो है री से संबंधित मिलता है, री से संबंधित ल मिलता है आपको, और वह जो है इसका उच्चारण भी कुछ ओ और ऊ के बीच का होता है। तो ये मध्यवर्ती माने जाते हैं किसके? स्वर और व्यंजन के, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। अब अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, श, स, ह। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण करने पर श्वास रगड़ खाकर मुंह से बाहर आती है, जिससे ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इन वर्णों को ऊष्म कहा जाता है। स्वर अंतरियों के कंपन के आधार पर भी वर्णों का भेद किया गया है। इनका नाम होता है सघोष और अघोष।
अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यांत्रिका में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ स श स 13 अघोष वर्ण हैं। फिर आते हैं आपके सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकरा कर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होते हैं उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अर्थात इनमें एक घोष होता है, कंपन होता है, इन्हें सघोष कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? आपके इसमें पूरे स्वर आ जाते हैं। आ इ उ री ए ऐ ओ औ आ। ये आगत वर्ण जो मैंने आपको बताया था, ये विदेशी भाषाओं के प्रयोग करने की वजह से इसका हमें समावेश हिंदी वर्णमाला में करना पड़ा है। तो ये आपका आगत वर्ण है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण का, इसके अलावा प्रत्येक व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा इसके अलावा आपका य र ल व अर्थात आपके अंतस्थ व्यंजन और ह ये सघोष वर्ण है। अब है आपका अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये आपके पहले, दूसरे और पांचवें वर्ण होते हैं। पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण ये अल्प प्राण व्यंजन माने गए हैं। जैसे क वर्ग का क ग अंग, च वर्ग का च ज य, ट वर्ग का ट ड अड़, त वर्ग का त द न, प वर्ग का प ब म और ये य र ल व ये अल्प प्राण माने गए हैं। फिर आपके महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन आपका दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं हर वर्ग के। जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु की मात्रा अधिक होती है, जैसे जो वायु होती है हमारे भीतर की प्राण वायु, उसे हम उसी के अनुसार हम ये महाप्राण और प्राण का विभाजन करते हैं। तो ये श्वास जो होती है हमारी, श्वास की लहर जो होती है, इसको प्राण वायु कहा जाता है। यही हमारी जीवन वायु होती है। तो इनका जैसे जिस हिसाब से समय लगता है उसी हिसाब से इन वर्णों का विभाजन किया गया। तो महाप्राण कौन कौन से हैं? जिसमें ज़्यादा वायु की मात्रा लगती है। जैसे आपको मैंने बताया दूसरा और चौथा वर्ण। तो क वर्ग का ख और घ, फिर छ झ ठ ढ थ ध फ भ ढ श स ह ये जो है आपके महाप्राण व्यंजन है। इसके अलावा, इन व्यंजनों के अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन का हम प्रयोग करते हैं। ये व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे छ है, इस किसके योग से बना है? क और स के योग से बना है। और त्र है, त्र किसके योग से बना है? त और र तथा इसमें स्वर अ भी लगा रहता है। फिर ज्ञ है, ये ज और य के योग से बना है। फिर स्र, ये श और र के योग से बना है। इसी तरह संयुक्त व्यंजनों की तरह अगला स्टेप है आपका द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे संयुक्त व्यंजन में क और स के योग से छ बना। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? दोनों व्यंजन एक ही वर्ग के होते हैं। जैसे आपने पत्ता लिखा तो दो त का दो बार प्रयोग हुआ, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक जैसे दो व्यंजनों का योग होने पर उनके मिले हुए रूप को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, पत्ता, चम्मच, पल्लवी, दिल्ली, लड्डू, रस्सी, गन्ना, अम्मा, पक्का, कच्चा, ये सब जो है द्वित्व व्यंजन के उदाहरण होते हैं। अब वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पे भी विभाजित किया गया है। जैसे कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये कौन कौन से हैं? ये मैंने आपको बताया था। देखिए स्वर में आ, क, ख, ग, घ, अंग और है, ये आपके कंठ या कंठ से निकलने वाले व्यंजन हैं। इसमें वायु जो है कंठ को स्पर्श करके निकलती है, तो इन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा ई दोनों स्वर, उसके बाद च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा और वायु तालु को स्पर्श करते हुए निकलती है। फिर है आपका मूर्धन्य व्यंजन, री स्वर में री और ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट वर्ग का पूरा, उसके बाद र और श, ये मूर्धा से को स्पर्श करते हुए निकलती है इसमें वायु, तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंतव्य व्यंजन है या दंत व्यंजन है कहा जाता है इनको, क्योंकि
इसमें जीवा और वाय दंत को स्पर्श करते हुए निकलती है। फिर आपके ओष्ठ व्यंजन है, इसमें स्वरों के उ और उ और व्यंजनों में प फ ब भ म ये ओष्ठ व्यंजन है। ए है ये कंठ तालु, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। ओ और ए औ ये जो है कंठोष्ठ होते हैं, ये कंठ से भी निकलते हैं और इसमें ओठों का भी प्रयोग होता है, तो ये कंठोष्ठ माने गए हैं। और अकेला बचता आपका व, ये दंतोष्ठ व्यंजन है, इसका उच्चारण करने में दांत और ओठों का प्रयोग होता है, तो इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। आपका ये दोनों ये दूसरा चैप्टर, इसका नोट्स आपका पूरा तैयार हो गया, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा और इसी के हिसाब से आप अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।